हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा डिस्कस किया। प्रोटेक्शन एक किसी इंस्ट्रूमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, मेटल चैम्बर की हेल्प से। यहाँ देख पा रहे हैं इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मेरे पास एक स्मार्टफोन है, एक कीपैड फ़ोन है। दोनों कीपैड भी चलेंगे, दोनों स्मार्ट भी यूज़ कर सकते हैं आप, कोई मैटर नहीं है। बट अभी अवेलेबिलिटी मेरे पास यही था, एक स्मार्टफोन मेरा। ये मेरी मदर का कीपैड फ़ोन है। वाइफ का फ़ोन मैंने स्टैंड पे लगा रखा है वीडियो के लिए। मैं अब मेरी मदर के नंबर को डायल करता हूँ अपने फ़ोन से। फर्स्ट नंबर मैंने वही डायल किया हुआ है, MAA के नाम से। सेव है ये नंबर, लाउड किया मैंने इसको, देख पा रहे होंगे आप, दिख रहा होगा MAA। बेल जा रही है, इस पर नंबर मिल रहा है। और यहाँ थोड़ा देखेंगे तो 88 लास्ट में मेरे नंबर है। और यहाँ पर MAA के नाम से मैंने माँ के नाम से सेव किया हुआ है। कॉल जा रही है, इस पर कट कर देता हूँ मैं अभी इसको। अब मैं इस फ़ोन को इस मेटल चैम्बर में प्लेस करता हूँ, खाली है ये। और यहाँ पर इसको एयर टाइट कर दिया मैंने। मैं सेम नंबर फिर डायल करता हूँ स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर जो डायल कर रखा है, लाउड करता हूँ तो देखेंगे नेटवर्क सर्चिंग चल रही है बट नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में है। एंड मोबाइल टू मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन थ्रू रेडियो वेव्स, एंड रेडियो वेव्स द कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो नेटवर्क अवेलेबल नहीं हो पाएगा स्टूडेंट। MAA के नाम से वही नंबर सेम डायल किया है मैंने, बट नंबर नहीं मिल रहा है, सर्चिंग चल रही है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। नहीं मिला नंबर, नेटवर्क अवेलेबल नहीं। नेटवर्क कवरेज एरिया, प्लीज ट्राई लेटर। कट कर देता हूँ मैं अभी इसको। मैं ये नंबर अब यहाँ से निकालता हूँ और इस प्लास्टिक बॉक्स में एयर टाइट बॉक्स ऑन कर देता हूँ। सेम नंबर फिर डायल करता हूँ मैं स्टूडेंट, लाउड पे किया मैंने MAA। अब नंबर मिल जाता है, देख रहे हैं आप। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मैंने उस फ़ोन को इस मेटल चैम्बर में रखा तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना था, 0। तो और यहाँ पर ये मेटल चैम्बर नहीं है तो यहाँ ये इजीली कम्युनिकेट कर पाएगा। तो ये था एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट पार्ट, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जिसको बोलते हैं। लास्ट पार्ट के बाद यूनिट कंप्लीट होगी। अब चैप्टर इंटरेस्टिंग है, अच्छा चैप्टर है, स्टार्ट से ही बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे आप लास्ट चैप्टर भी ठीक पढ़ के आए हैं, टेस्ट आपने ठीक से दिए हैं, इस चैप्टर को उनसे और बेटर करना है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस से। हमारा लेक्चर आज का 18th होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करें तो हम इस तरह से पढ़ के आए हैं। फर्स्ट पार्ट हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स को पढ़ा। इसमें कुछ इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया पूरी यूनिट को। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा जिसमें फील्ड इंटेंसिटी आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ लिया, गॉस थ्योरम, उसकी एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा हमने, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब जो स्टार्ट करना है वो कैपेसिटेंस, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप नंबर डालें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर भी बोल सकते हैं इसको। चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से
इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है। और टॉपिक इसका फर्स्ट इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस वर्ड रिलेटेड टू कैपेसिटी, एक एबिलिटी। तो यहां एक कंडक्टर की वो एबिलिटी जिससे कि वो अपने ऊपर चार्ज को स्टोर करे, ज्यादा चार्ज को स्टोर करे, मतलब ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस को आप सिंपली कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर, उस कंडक्टर की एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या काम आएगा ये चार्ज को स्टोर कराना? तो एक जगह जब चार्ज आपको स्टोरेज मिलेगा तो वहां पर आपको एक अच्छा पोटेंशियल, अच्छा खासा पोटेंशियल मिलेगा, और पोटेंशियल का फिर यूज कराएंगे हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। तो चार्ज को स्टोर करना मतलब कि वहां पर एक अच्छा पोटेंशियल बिल्डअप करना, और फिर उस पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक अप्लायंस में कैसे यूज करेंगे ये पूरा इस चैप्टर में चलेगा। तो ज्यादा चार्ज स्टोर होगा तो इसका मतलब वहां उतनी ज्यादा क्या है, अच्छी कैपेसिटेंस है। तो एक कंडक्टर का अपने ऊपर मैक्सिमम चार्ज को स्टोर कर लेना, अब उसकी भी एक एबिलिटी, एक लिमिट होती है, ठीक है। जैसे सिंपली एक ग्लास में आप वाटर डालते जा रहे हैं, एक लिमिट ही होगी उसकी भी, उसके बाद ओवरफ्लो हो जाएगा वो। ऐसे यहाँ भी होता है कि उस, ये डिपेंड करता है उस कंडक्टर के साइज पे भी डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि मीडियम किस मीडियम में रखा हुआ है ये कंडक्टर, ये डिपेंड करता है कि उसके नेबरिंग में कोई और कंडक्टर तो नहीं है। तो ये 2-3 फैक्टर इसके जो है वो डिपेंडेंट फैक्टर बनते हैं कैपेसिटेंस के कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो एक लिमिट होगी एक कंडक्टर की भी कि उसका ये साइज है, इस मीडियम में रखा है और नेबरिंग में कोई नहीं है, तो वो इतना चार्ज अपने ऊपर इस लिमिट तक स्टोर कर सकता है। इसके बाद वो एयर में लीकेज करना शुरू करेगा, जिसको एयर आयनाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सिंपली लाइटिंग का एग्जांपल भी, क्लाउड पे चार्ज होता है, स्टोर होता है, जब लाइटिंग होती है तो इसका मतलब वहाँ इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है कि अब वो क्लाउड्स अपने ऊपर चार्ज को स्टोर नहीं कर पा रहे, एयर के थ्रू लीकेज करते हैं, वहाँ वो एयर को भी कंडक्टर बना देते हैं, जिसको हम एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। डिस्कस करूंगा मैं इस चैप्टर में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, जिसको ब्रेक डाउन फील्ड ऑफ एयर भी बोलते हैं। ये आप याद भी रखना, ब्रेक डाउन फील्ड ऑफ एयर मतलब इतने फील्ड पे या इससे ज्यादा पे एयर भी जो है वो कंडक्टर बन जाती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। इतनी हाई वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर रखा है किसी भी बॉडी पे, तो वो एयर को भी आयनाइज कर देगा और वो चार्ज लीकेज करेगा एयर में से, ऐसा ही है। तो एक लिमिट से ज्यादा आप चार्ज को स्टोर नहीं करा सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कोई भी कंडक्टर किसी भी शेप का, उस पर चार्ज स्टोर होना, ठीक है। यहाँ पर चार्ज स्टोर हो गया, इस पे मान लीजिए Q, मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो गया Q, इससे ज्यादा और चार्ज देंगे तो ओवरफ्लो मींस लीकेज करेगा एयर में, अपने ऊपर होल्ड नहीं कर पाएगा। तो ये इसकी एबिलिटी क्या कहलाएगी, उसकी कैपेसिटेंस। अच्छा, अगर मान लीजिए आप थोड़ा चार्ज देंगे, अभी आपने इतना ही चार्ज दिया, चार्ज तो अभी और भी ले सकता था लेकिन आपने दिया ही इतना है, इस चार्ज की वजह से यहाँ क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल, इसका फील्ड होगा, स्ट्रेंथ होगी, पोटेंशियल होगा। तो अभी पोटेंशियल मान लीजिए इसका V है, आपने और चार्ज दिया, पोटेंशियल और बढ़ेगा, V + ΔV। आपने और चार्ज दिया, क्या होगा, और पोटेंशियल बढ़ेगा +ΔV। मीन्स ऐसे जैसे जैसे आप चार्ज देते जाएंगे क्या बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल, इसमें और ताकत आती जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो यहां से एक मैथमेटिकल रिलेशन निकला कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। चार्ज बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ता जा रहा है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। और यहाँ इस साइन को हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट स्टूडेंट C लगता है, V, ये C है, इसको आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड आल्सो कॉल्ड कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं इसको, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर।
मीन्स ये जो रेशियो है ना Q अपॉन V का रेशियो, ये कांस्टेंट आता रहेगा। चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, रेशियो सेम आएगा। तो यहां से एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास, Q इज इक्वल्स टू सी। इस पूरे चैप्टर का स्टार्टिंग बेसिक फॉर्मूला यही है, ये आपने अच्छे से याद रख लेना है। चार्ज बढ़ा तो उसका क्या बढ़ा है स्टूडेंट, पोटेंशियल बढ़ा है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस उस कंडक्टर के लिए। अब ये किस यूनिट में मेजर होती है, तो इसकी एसआई यूनिट बता देता हूँ। एसआई यूनिट इज फैराडे। फैराडे कैपिटल एफ इसका सिंबल यूज किया। तो कैपेसिटेंस में स्टूडेंट हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा, Q इज इक्वल्स टू सी वी। सी यहाँ कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर बोला जा रहा है, ऐसा यूनिट इसकी फैराडे है। और प्रैक्टिकली जो यूज में आते हैं कैपेसिटर, उनकी जो कैपेसिटेंस होती है वो वेरी स्मॉल इन माइक्रो फैराडे और इन नैनो फैराडे और डबल माइक्रो फैराडे या पिको फैराडे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता ही है, जैसे 1 माइक्रो फैराडे 10⁻⁻⁶ फैराडे, नैनो फैराडे 10⁻⁻⁹ फैराडे, 1 पिको या डबल माइक्रो फैराडे 10⁻⁻12 फैराडे, ये पिको फैराडे। ठीक है, तो इतना समझ में आया। कैपेसिटेंस चार्ज को स्टोर करने की वो एबिलिटी, वो कैपेसिटी कैपेसिटेंस कहलाएगी। अब हम इसमें जैसे एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं। और स्टूडेंट ये कैपेसिटेंस से ही एक वर्ड आया कैपेसिटर, एक डिवाइस है। जैसे पढ़ते हैं ना आप रजिस्टर, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस उसका करंट को अपोज करने की वो एबिलिटी या चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी कैपेसिटेंस, और रजिस्टर वो डिवाइस, कैपेसिटर वो डिवाइस। अभी कंडक्टर बात हो रही, तो ये एक से वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना इनमें। अभी कंडक्टर की बात हो रही, बात करेंगे फिर कैपेसिटर की भी। तो स्टूडेंट एक टॉपिक कर लेते हैं हम कैपेसिटर पे ही, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज spherical कंडक्टर। एक कोई अकेला एक स्फेरिकल कंडक्टर है, चार्ज है इस पे, टोटल चार्ज क्यों मान लेता हूं मैं यहां, इस पे जो टोटल चार्ज है कंडक्टर पे वो क्यों मान लिया हमने। रेडियस जो है इसका मैं कैपिटल आर से लिख लेता हूं, रेडियस ऑफ चार्ज स्फीयर। हमें इसकी निकालनी है यहाँ कैपेसिटेंस सी। अब देखिए Q इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा है CV, तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। टोटल चार्ज Q है, बट V क्या है, V टोटल जो है यहाँ एक स्फीयर के लिए पोटेंशियल क्या होगा, तो V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में क्या होता था R, पूरी वॉल्यूम पे पोटेंशियल जो है वो क्या मिलेगा स्टूडेंट, सेम ही मिलेगा। तो के क्यू अपॉन में R, ये इसका पोटेंशियल यहाँ पुट अप करेंगे। तो C इज इक्वल्स टू Q और V की वैल्यू आ गई हमारे पास के क्यू, ऊपर गया स्टूडेंट R, ये हो गया कैंसिल। के कितना होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए। तो C इज इक्वल्स टू R, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये गड़बड़ नहीं कर रहा है, 1/9 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹ होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू। कैपेसिटेंस is directly proportional to R, radius of conductor, means कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही है रेडियस, उसके साइज पे भी। जितना बड़ा साइज होगा अपने ऊपर उतने ही ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है। एक छोटे स्फीयर के लिए जो कैपेसिटेंस है वो कम होगी, एक बड़े स्फीयर के लिए कैपेसिटेंस जो है वो ज्यादा होगी। कैपेसिटेंस अपने ऊपर चार्ज को क्या करना, स्टोर। तो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, साइज पे। कैपेसिटेंस डिपेंड्स on size and also depends on permittivity, मीडियम की परमिटिविटी पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पर इसको एक एग्जांपल से और बताएगा। फॉर एग्जांपल अर्थ के लिए अगर हम बात करें, तो मान लीजिए अर्थ पे चार्ज होता तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती,
तो C इज इक्वल्स टू 4 पाई, अर्थ के जितना साइज का अगर कोई कैपेसिटर हो जाए या कंडक्टर हो जाए तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो इस फॉर्मूले से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से, ये स्फेरिकल के लिए है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 1/9 इंटू 10⁻⁹ एंड रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, 64 इंटू 10⁻⁵ मीटर। स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ 9 है, ऊपर जाके -9 होगा, तो ये सोल्व होके आता है कैपेसिटेंस माइक्रोफैराडे में अप्रोक्सीमेटली 711 माइक्रोफैराडे। देखिए अर्थ एक कितना बड़ा स्फीयर और उसकी कैपेसिटेंस ओनली 711 माइक्रोफैराडे। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या एक फैराडे कैपेसिटर को या कंडक्टर को, एक फैराडे की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है उसकी, उसको अपने घर में प्लेस कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ की ही कितनी है, ओनली 711 माइक्रोफैराडे, विच इज वेरी स्मॉल। तो 1 फैराडे का कैपेसिटर तो या कंडक्टर तो लार्ज साइज होगा, अर्थ से भी काफी बड़ा साइज होगा। ठीक है, ये था एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस निकालना। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं स्टूडेंट। टॉपिक हमारा इसके बाद आता है कैपेसिटर, या इसका एक और नाम भी कंडेंसर। ये कॉमन नाम आपने जरूर सुना होगा, हमारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में यूज होता है कैपेसिटर या कंडेंसर जिसको बोलते हैं। फैन में, इलेक्ट्रिक कूलर में यूज होता है। स्पीड जनरली स्लो हो जाती है तब इनका बोलते हैं कि कंडेंसर चेंज करना पड़ेगा, मीन्स चार्ज को स्टोरेज करने की उसकी कैपेसिटी कम हो गई है। ठीक है, तो ये कंडेंसर और कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, क्या होते हैं, कैसे इनकी कैपेसिटेंस बढ़ेगी, ये सब हमने डिस्कस करना है इसी चैप्टर में। तो अब माइंड में सेट कर लो कि चैप्टर में क्या चलना है, कैपेसिटेंस बढ़ाने के मेथड्स पढ़ने हैं, कैसे कैसे कैपेसिटेंस जो है वो ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम पहले समझते हैं कैपेसिटर। तो देखिए कैपेसिटर में भी टाइप्स होती हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। आपके जो सिलेबस में वो ओनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का है। तो मेरे पास एक प्लेट थी स्टूडेंट, इस पे मैं मैक्सिमम चार्ज दे पाया, इससे ज्यादा ये और चार्ज नहीं ले सकता है। सपोज करो कि इसने टोटल चार्ज जो है 10 कूलम लिया, जिससे कि इसका मैक्सिमम पोटेंशियल मान लीजिए 10 वोल्ट ही हो गया। ये मैक्सिमम पोटेंशियल और ये मैक्सिमम उसकी चार्ज उस पे जो है 10 कूलम चार्ज दिया, 10 वोल्ट इस पे मैक्सिमम पोटेंशियल सेट हो गया। इससे ज्यादा आप थोड़ा भी चार्ज देंगे इसको तो ये अपने ऊपर होल्ड नहीं कर पाएगा, लीकेज करेगा। अब हम कैसे इसकी कैपेसिटेंस को और बढ़ा सकते हैं, हम इसके नजदीक में एक और प्लेट रखेंगे, अनचार्ज प्लेट, जिसपे कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक अनचार्ज प्लेट को रखा। क्या हुआ स्टूडेंट, इंडक्शन फिनोमिना से यहाँ पर इंड्यूस्ड हुआ नेगेटिव चार्ज, दूसरे फेज अपोजिट फेज पे हुआ उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड। यहाँ पर हम साथ साथ बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की। किस प्रिंसिपल, तो कैपेसिटर क्या होता है, एक से ज्यादा प्लेट, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। इस एक अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर बोलते हैं, दो प्लेट और बीच में एक मीडियम भी होगा। चलिए वो डिस्कशन हम आगे करेंगे। इससे क्या होगा, जब हम दूसरी प्लेट लगाएंगे तो इस पे जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है ना स्टूडेंट, ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को रिड्यूस करेगा, क्योंकि उसका पॉजिटिव पोटेंशियल था, इसके नजदीक में नेगेटिव पोटेंशियल आ गया, तो इसके पोटेंशियल क्या करेगा, कम करेगा। बट सर यहाँ पर जो ये पॉजिटिव पोटेंशियल भी तो आया है, ये उसके पोटेंशियल को बढ़ा देगा। बिल्कुल ठीक बात है, नेगेटिव ने उसके पोटेंशियल कम किया तो उतने ही पॉजिटिव ने इसके पोटेंशियल को बढ़ा दिया। बट अगर देखें तो पास में कौन सा है भाई, इसके नेगेटिव, तो इसका इफेक्ट ज्यादा मिलेगा, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल यहाँ कम आपको मिलेगा। चलिए ठीक है कि ये अगर जो पॉजिटिव देख के आप बोल रहे हो कि पोटेंशियल उतना ही रहेगा, तो हम क्या करने वाले हैं,
इस पॉजिटिव की हम मान लीजिए अर्थिंग करा देते हैं, तो ये वाले, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव को तो होल्ड करेगा, बट ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अब क्या आया, यहाँ पर स्मॉल पोटेंशियल रिड्यूस हुआ था, स्मॉल पोटेंशियल रिड्यूस हुआ इस वाली प्लेट का। तो स्टूडेंट ये जो बी प्लेट को हमने अर्थिंग करा दिया है, इससे क्या होगा कि जो प्लेट ए है उस पे तो वही चार्ज रहने वाला है, लेकिन जो प्लेट बी है उस पे अब ओनली नेगेटिव चार्ज ही बचेगा, और ये नेगेटिव पोटेंशियल को क्या करता है, रिड्यूस करता है, जो पहले पॉजिटिव पोटेंशियल था। अब यहाँ हम उसको दो प्लेट के लिए, पहले इसका सिंगल का पोटेंशियल भी था, अब हम उसको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, वो कम हुआ है। तो इससे जो है अब यहाँ पर ये और अपना पोटेंशियल बढ़ाने के लिए और चार्ज को स्टोर कर सकता है, क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है V। तो जो पहले ये अकेला ए प्लेट 10 कूलम चार्ज स्टोर कर रहा था, ऐसा माना था हमने, अब वो ये अरेंजमेंट पहले के कंपैरेटिवली चार्ज को और भी ज्यादा स्टोर कर पाएगा। ठीक है, तो इसके चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ गई है इस अरेंजमेंट की, ये जो पैरेलल प्लेट, और V यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लिया जाएगा इसका। तो स्टूडेंट ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो कैपेसिटर या कंडेंसर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर एक वो अरेंजमेंट, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल प्लेट, ठीक है, सेपरेटेड विद insulating medium to store इलेक्ट्रिक चार्ज। इस अरेंजमेंट को क्या नाम दिया जाता है स्टूडेंट, कैपेसिटर। अच्छा, बीच में इंसुलेटिंग मीडियम है, अभी यहाँ क्या है, एयर, और जनरली यहाँ इंसुलेशन यूज किया जाता है, तो एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसकी देखिए ये दोनों पॉइंट आप दिखा सकते हैं इसके प्रिंसिपल में। तो यहाँ इसकी कैपेसिटेंस जो है सी, वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, जैसे आपने एक प्लेट और लगाई। ठीक है, तो स्टूडेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं हम कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, मान लीजिए आपके पास कोई भी किसी भी शेप के एक मेटल प्लेट, पॉजिटिव चार्ज, एक अनचार्ज प्लेट ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज, अपोजिट एंड पे पॉजिटिव, ये अर्थिंग हो गई है। पोटेंशियल डिफरेंस V है यहाँ पर स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस V, और ऑन आइदर प्लेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q है। तो सिंपली कैपेसिटेंस जो आएगी वो इस अरेंजमेंट की C इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारा Q बाई V, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर प्लेट अपॉन में पोटेंशियल difference, and SI unit of capacitance is Faraday. Define 1 Faraday. So 1 Faraday may be defined as charge 1 coulomb and potential difference 1 volt. ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक इसमें डेरिवेशन करने जा रहे हैं, कैपेसिटेंस निकालते हैं पैरेलल प्लेट की, वो समझिएगा कैसे आएगा। तो इस पे ही हमारा टॉपिक चलेगा कैपेसिटेंस का। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समझिएगा, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटर जनरली पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, तो बताया मैंने। अभी हमारे सिलेबस में जो है वो पैरेलल प्लेट का है, तो हम पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कैपेसिटर के लिए। कैसे, दो प्लेट होंगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के लिए सेम, लेट जो ए है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कैपेसिटर प्लेट, ठीक है, और यहाँ पर
एक प्लेट पे स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज, इंडक्शन नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की क्या करा रखी है हमने, अर्थिंग। तो यहाँ पर प्लस सिग्मा डेंसिटी है, तो यहाँ पर क्या है, माइनस सिग्मा डेंसिटी। अब याद कीजिए गॉस थ्योरम की हमने लास्ट एप्लीकेशन की थी, टू प्लेट्स और सेपरेटेड थी एक डिस्टेंस पे, और यहाँ वो डिस्टेंस हम d से लिख लेते हैं, v यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं दोनों प्लेट्स के बीच का। तो उस कंडीशन में यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। याद हो आपको आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दोनों साइड, और बीच में आता था सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो वो हम डायरेक्ट यहाँ से यूज कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड है, एयर है, यहाँ कोई मीडियम नहीं है, तो इसकी कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट Q जो है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर प्लेट, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू Q बाई V। Q तो यूज कर लेंगे बट अभी हमारे पास क्या नहीं है, V नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। ये नेगेटिव एक जो है इंडिकेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होना इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के अगर साथ साथ चले तो देखिए यहाँ पर इस साइन को छोड़ दो, इस इंडिकेशन को छोड़ दो, तो E इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड में dV अपॉन में क्या लिखेंगे dr। तो dV स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, E इंटू dr। अब इस रिलेशन को यहाँ अप्लाई करेंगे तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस V है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E है, ठीक है, और यहाँ dr जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट के लिए, तो यहाँ वो डिस्टेंस पूरा जो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए d है, तो V इज इक्वल्स टू E इंटू डी। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ E क्या है, बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड d सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया इंटू d। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, and using this value of potential difference in equation first, then C is equals to Q upon V। V potential difference, Q A epsilon naught, ऊपर गया नीचे D आ गया, Q से Q कैंसिल, तो स्टूडेंट कैपेसिटेंस जो आ गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की A epsilon naught upon D। And how we can increase the capacitance of parallel plate capacitor from this relation? If we increase the area of cross section of plate of capacitor, तो वहां भी आप कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। या दूसरा मेथड आप बीच में जो मीडियम, और क्या होता है कैपेसिटर के बीच में, इंसुलेटिंग मीडियम होता है, मीडियम के लिए भी करेंगे, एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए, तो आप मीडियम यूज कर सकते हैं उसके बीच में, या फिर जो है वो डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच में। तो ये जब एयर था मीडियम बीच में, तो ये आई कैपेसिटेंस फॉर एनी मीडियम। अगर यहाँ पर किसी मीडियम की बात की जाए, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट KO, K यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ले लिया उस मीडियम का, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने पढ़ा है रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम, आल्सो एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। तो स्टूडेंट मीडियम के लिए कैपेसिटेंस इन मीडियम CM से लिख रहा हूं मैं, A आएगा, बट एप्सिलॉन नॉट में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन m आएगा, और नीचे आएगा D। ठीक है, एप्सिलॉन m को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से K एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो कैपेसिटेंस K एप्सिलॉन नॉट और ये D। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो CM इज इक्वल्स टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये क्या था, कैपेसिटेंस इन एयर। तो कैपेसिटेंस इन मीडियम इज इक्वल्स टू K टाइम्स दैट कैपेसिटेंस इन एयर, and dielectric constant also may be defined as ratio of capacitance in medium to the capacitance in air। एक डेफिनेशन और आ जाती है यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कैपेसिटेंस और उस कैपेसिटेंस को बढ़ाने के मेथड्स। तो कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है किसी कैपेसिटर के लिए, या तो आप साइज को बढ़ा रखिए, या बीच में मीडियम का यूज कीजिए, या उन प्लेट्स के बीच की सेपरेशन को कम रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको आया होगा समझ में, डेरिवेशन करके देखेंगे इसको, इस पे फिर क्वेश्चंस भी है आगे। अब पूरा यही चलेगा इस चैप्टर में, कैपेसिटेंस एंड हाउ टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर ए कैपेसिटर। ओके,
थैंक यू। आगे नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।